सोचिए, $600 से शुरू हुई एक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर। और आज दुनिया की पहली 4 ट्रिलियन एआई जायंट। एक डेनीज रेस्टोरेंट से निकली सोच जिसने कंप्यूटिंग ही बदल दी। हाँ, गेमिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक एक क्रांति का नाम है एनवीडिया। और हजारों कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया। ये है एनवीडिया की अविश्वसनीय कहानी, संघर्ष, दूरदर्शिता और जीत की। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक कंपनी की जिसकी कहानी सुनकर लगता है कि ये सच है या कोई फिल्म, इनवीडिया। हाँ बिल्कुल, $600 की मामूली शुरुआत से 4 ट्रिलियन के शिखर तक का सफर। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिम्मत, विजन और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की कहानी है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी के पन्ने। साल था 1993, जगह सैन होजे, कैलिफोर्निया का एक डेनीज रेस्टोरेंट। 3 इंजीनियर, जैनसन हुआंग जो उस वक्त एलएसआई लॉजिक में डायरेक्टर थे, और उनके 2 साथी क्रिस मेलाचोव्स्की और कर्टिस प्रिम, दोनों सन माइक्रोसिस्टम्स में सीनियर इंजीनियर। ये तीनों कुछ बड़ा सोच रहे थे। और डेनीज चुनने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। हुआंग ने बताया कि जवानी में वो वहाँ बर्तन धोते थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ कॉफी सस्ती मिलती थी। मतलब सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सीईओज में से एक बनने वाला इंसान अपनी कंपनी का प्लान $2 की कॉफी पर बना रहा था। कमाल है। तो शुरुआत के लिए पैसे हुआंग ने अपनी जेब से $200 दिए, और क्रिस और कर्टिस से भी $200 लिए। बस इन्हीं $600 से 5 अप्रैल 1993 को एनवीडिया का जन्म हुआ। नाम की कहानी भी मजेदार है। पहले सोचा एनविजन, पर पता चला वो नाम तो किसी टॉयलेट पेपर कंपनी का है। अरे हाँ, फिर लैटिन शब्द है इनवीडिया, मतलब ईर्ष्या। उससे नाम रखा एनवीडिया। प्रीम चाहते थे कि कंपेटिटर्स उन्हें देखकर ईर्ष्या से हरे हो जाएं। बढ़िया सोच थी, लेकिन एनवीडिया की कहानी इसके सीईओ जेनसन हुआंग के बिना तो अधूरी है। 1963 में ताइवान में जन्मे, पर 9 साल की उम्र में अमेरिका आ गए। हाँ, और यहाँ एक दुखद गलतफहमी हुई। उन्हें और उनके भाई को केंटकी के ओनाइडा बैप्टिस्ट इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। घर वालों को लगा कोई अच्छा बोर्डिंग स्कूल है। पर वो था क्या? वो असल में मुश्किल बच्चों के लिए एक तरह का सुधार गृह था। ओहो। हुआंग खुद बताते हैं कि वो 9 साल के थे और बाथरूम में उन बड़े लड़कों के साथ ब्रश करते थे जिनके जूतों में चाकू होते थे। बाप रे। उन्हें धमकाया गया, नस्लीय बातें सुननी पड़ी और बाथरूम साफ करने जैसे काम करने पड़े। वो इसे आप बालदास श्रम कहते हैं। लेकिन शायद इसी अनुभव ने उन्हें वो गजब की मानसिक मजबूती दी होगी। बिल्कुल, जो बाद में एनवीडिया को मुश्किलों से निकालने में बहुत काम आई। तो कंपनी शुरू हुई और 1995 तक सिक्विया कैपिटल जैसे बड़े वीसी से करीब $20 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। हाँ, और उनका पहला प्रोडक्ट था NV1 चिप। NV1 क्या था इसमें खास? इंजीनियरिंग के लिहाज से तो कमाल था। मतलब 3D ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, गेम पोर्ट, सब कुछ एक ही चिप में डालने की कोशिश थी। अच्छा। और एक और बात, ये त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स की जगह चतुर्भुजों क्वाड्रिलैटरल्स पर आधारित रेंडरिंग करता था। हुआंग को लगता था ये बेहतर है। लेकिन फिर आया माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट एक्स। अच्छा। और उसने पूरी कहानी पलट दी। कैसे? डायरेक्ट एक्स ने कहा कि ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए स्टैंडर्ड होगा ट्रायंगल्स बस। रातों रात एनवीडिया की क्वाड्रिलैटरल वाली तकनीक एक तरह से बेकार हो गई। मतलब जितनी चिप्स बनाई 2.5 लाख चिप्स बनी थी, उनमें से करीब 2,49,000 वापस आ गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका था। और इतना ही नहीं, सेगा के नए कंसोल ड्रीमकास्ट के लिए ग्राफिक्स चिप बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में था। हाँ। पर 1 साल बाद सेगा को समझ आ गया कि एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पिछड़ गई है। अब एनवीडिया के पास 2 ही रास्ते थे, या तो एक फेल होती चिप पर काम करते रहो या कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दिवालिया हो जाओ। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। लेकिन यहीं एक कमाल की बात हुई। सेगा के प्रेसिडेंट शोइचिरो इरिमाजिरी हुआंग से मिलने आए। हुआंग ने पूरी ईमानदारी से उन्हें बताया कि हम ये चिप नहीं बना पाएंगे। ये बताने की हिम्मत करना भी बड़ी बात है। बिल्कुल। और इरिमाजिरी उनकी इस ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनवीडिया पर केस करने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट $5 मिलियन के इक्विटी निवेश में बदल दिया। क्या बात है। हाँ, हुआंग खुद कहते हैं कि इस दरियादिली ने इनवीडिया को जीने के लिए 6 महीने और दे दिए। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। 1996 तक कंपनी गहरे संकट में थी। बहुत ज्यादा। हुआंग को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। 100 में से 60 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। ओह, यानी सिर्फ 40 लोग बचे? हाँ, सिर्फ 40।
और कंपनी के पास कैश सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने जितना बचा था। यहीं से वो मशहूर लाइन आई है ना। बिल्कुल, हमारी कंपनी बंद होने से 30 दिन दूर है। हुआंग सालों तक अपनी इंटरनल मीटिंग्स में ये लाइन दोहराते रहे, उस मुश्किल वक्त को याद रखने के लिए। तो उन 40 लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सारा बचा हुआ पैसा एक नई चिप बनाने में झोंक दिया, रीवा 128। रीवा 128, इसमें क्या खास था? सबसे खास बात ये थी कि ये माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट टेक्स स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती थी। मतलब ट्रायंगल्स पर बेस थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, पैसा ही नहीं था दोबारा कोशिश करने का। हाँ, हुआंग ने कहा था एक ही शॉट है। बिल्कुल। स्क्रीन पर दर्शक इस ऐतिहासिक रीवा 128 ग्राफिक्स कार्ड और चिप की तस्वीर देख सकते हैं। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये कंपनी की वापसी का प्रतीक है। और फिर अगस्त 1997 में जब कैश लगभग खत्म था, रीवा 128 लॉन्च हुई और जानते हैं क्या हुआ? क्या? वो पहली बार में ही परफेक्ट चली, कोई गड़बड़ नहीं। ये दुनिया की पहली हार्डवेयर एक्सेलरेटेड 3D पाइपलाइन थी जो 2D और 3D दोनों को ठीक से हैंडल कर सकती थी। जबरदस्त, और बिकी भी खूब। हाँ, 4 महीने में 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक गईं। इसने कंपनी को बचा लिया और एनवीडिया को ग्राफिक्स मार्केट में एक सीरियस प्लेयर बना दिया। हुआंग ने इसे कंपनी का रीसेट कहा, वो पल जब उन्होंने सीखा कि ग्राहक असल में क्या चाहता है। फिर तो गाड़ी चलने के लिए। हाँ, 1999 एनवीडिया के लिए एक और बड़ा साल था। कंपनी $600 मिलियन की वैल्यूएशन पर पब्लिक हुई। सोचिए, सिकोया कैपिटल को 100 गुना रिटर्न मिला। वाह। और उसी साल GeForce 256 भी आया। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। एनवीडिया ने इसे मार्केट किया दुनिया का पहला जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू, ये टर्म एनवीडिया ने ही दिया था। हाँ, पहले ग्राफिक्स का काम कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर सीपीयू ही करता था, जिससे वो धीमा हो जाता था। जीपीयू एक डेडिकेटेड चिप थी जो हजारों कैलकुलेशंस एक साथ यानी पैरेलल में कर सकती थी। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे पीसी पर 3D गेम्स की परफॉर्मेंस में क्रांति आ गई। गेम्स कहीं ज्यादा तेज और सुंदर दिखने लगे, और ये बिल्कुल सही समय पर हुआ क्योंकि 3D गेमिंग उसी वक्त पॉपुलर हो रही थी। और तभी माइक्रोसॉफ्ट भी आया। हाँ, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के साथ ओरिजिनल एक्सबॉक्स कंसोल। और उन्होंने एनवीडिया को चुना ग्राफिक्स के लिए। बिल्कुल, $200 मिलियन की डील थी। एनवीडिया के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता की बात थी। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, हुआ। कंपनी के बेस्ट इंजीनियर्स एक्सबॉक्स पर लग गए, तो बाकी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट धीमा हो गया, और एक कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में पकड़ा भी गया। फिर भी एक्सबॉक्स डील ने एनवीडिया को गेमिंग ग्राफिक्स का बादशाह बना दिया। हाँ, 2000 के दशक में हाई एंड गेमिंग मार्केट में एनवीडिया का दबदबा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2006 में हुआंग ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये शायद टेक इतिहास के सबसे दूरदर्शी फैसलों में से एक था। सोचिए, गेमिंग में वो टॉप पर थे, पैसा आ रहा था। हाँ। पर हुआंग को कुछ और दिख रहा था। उन्होंने बोर्ड को मनाया कि $500 मिलियन का भारी भरकम निवेश करो कूडा नाम के एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर। क्यूडा, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। $500 मिलियन सॉफ्टवेयर पर एक हार्डवेयर कंपनी, ये तो अजीब बात थी। बिल्कुल अजीब थी, बहुत विवाद हुआ इस पर। लोग कह रहे थे कि ये हार्डवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर पर क्यों पैसा बर्बाद कर रही है, ये तो अपने कंपेटिटर्स को ही अपने चिप्स बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करने जैसा है। लेकिन हुआंग का विजन क्या था? उनका विजन सिंपल लेकिन क्रांतिकारी था। जीपीयू सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ करने की जरूरत हो, यानी मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक नया उभरता हुआ फील्ड मशीन लर्निंग। लेकिन क्या ये दांव तुरंत चल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कूडा लॉन्च होने के बाद करीब 6 साल तक ऐसा लगा कि ये पैसा डूब गया। कंपनी ने करोड़ों खर्च किए सॉफ्टवेयर टूल्स बनाने में, यूनिवर्सिटीज के साथ काम करने में, साइंटिस्ट्स को जीपीयू कंप्यूटिंग सिखाने में, पर गेमिंग के बाहर से रेवेन्यू बहुत कम था। हाँ, वांग ने बाद में कहा भी, हमने कूडा इसलिए बनाया ताकि दुनिया के हर साइंटिस्ट और रिसर्चर के हाथ में जनरल पर्पस एक्सेलरेशन की ताकत दे सके। कंपेटिटर्स इसे छोटा सा मार्केट समझ रहे थे, पर एनवीडिया चुपचाप वो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बना रही थी जो एआई क्रांति की नींव बनने वाला था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 30 सितंबर 2012। हाँ, इमेजनेट कंपटीशन। टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक टीम एलेक्स क्रिजेव्स्की,
इलिया सुतस्केवर और जेफरी हिंटन ने एलेक्सनेट नाम के न्यूरल नेटवर्क से ये कंपटीशन जीता। सिर्फ जीता नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीता। बिल्कुल। और सबसे अहम बात क्या थी? क्या? कि एलेक्सनेट को ट्रेन कहाँ किया गया था? किसी महंगे सुपर कंप्यूटर पर नहीं। तो कहाँ? एलेक्स क्रिजेव्स्की के बेडरूम में 2 एनवीडिया GTX 580 गेमिंग जीपीयूज पर। सच में? हाँ, गेमिंग जीपीयूज पर। हाँ, इस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि डीप लर्निंग, बड़ा डेटा प्लस जीपीयू कंप्यूटिंग पावर इज इक्वल टू AI में चमत्कार। जैसा AI रिसर्चर फे ली ने कहा, ये वो पल था जब मॉडर्न AI के तीनों जरूरी तत्व पहली बार एक साथ आए। और टेकवर्ड ने इसे तुरंत समझा? हाँ, कुछ ही महीनों में गूगल ने हिंटन की कंपनी $44 मिलियन में खरीद ली। सुतस्केवर बाद में OpenAI के को-फाउंडर बने। और एनवीडिया जीपीयूज वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए। सोचिए, 2012 में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $10 बिलियन से कम थी। और एलेक्सनेट ने अनजाने में उस 4 ट्रिलियन साम्राज्य के बीज बो दिए थे। स्क्रीन पर दर्शक एनवीडिया का H100 जीपीयू देख सकते हैं। ये चिप खास तौर पर AI डेटा सेंटर्स के लिए बनी है। ये उसी क्रांति का प्रतीक है जो एलेक्सनेट से शुरू हुई। इसके बाद जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। 2019 से 2025 के बीच एनवीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, शायद कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे नाटकीय बदलाव। कंपनी का डेटा सेंटर रेवेन्यू जो 2019 में सिर्फ 2.9 बिलियन था, यानी कुल रेवेन्यू का 17%, हाँ, वो 2025 तक उछलकर $140 बिलियन हो गया, यानी कुल रेवेन्यू का 78%। क्या बात है। और गेमिंग का हिस्सा? गेमिंग, जो कभी मेन बिजनेस था, 59% से घटकर सिर्फ 8% रह गया। ये सब AI की वजह से हुआ? बिल्कुल। AI मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने इन्फ्लुएंस के लिए एनवीडिया चिप्स की जैसे बाढ़ आ गई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, मेटा सब अरबों डॉलर खर्च करने लगे एनवीडिया चिप्स पर बेस्ड AI डेटा सेंटर्स बनाने में। और इसमें H100 चिप का बड़ा रोल रहा। हाँ, 2022 में लॉन्च हुई H100 हॉपर चिप कंप्यूटर साइंस पायनियर ग्रेस हॉपर के नाम पर गेम चेंजर थी। ये खास AI के लिए बनी थी। अपने पिछले वर्जन A100 से ट्रेनिंग में 4 गुना और इन्फरेंस में 30 गुना तेज। इसकी डिमांड इतनी थी कि वेटिंग लिस्ट थी। हाँ, 6 महीने या उससे ज्यादा की वेटिंग। कुछ चिप्स तो सेकेंड हैंड मार्केट में $40,000 से भी ज्यादा में बिक रही थीं। $40,000। हाँ, सोचिए 2025 तक सिर्फ एनवीडिया का डेटा सेंटर बिजनेस एक तिमाही में $39.1 बिलियन कमा रहा था। ये 3 साल पहले पूरी कंपनी की सालाना कमाई से भी ज्यादा था। गजब। लेकिन इतनी तेज सफलता के साथ कुछ विवाद भी तो हुए। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2016-18 में वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला मामला। अच्छा, क्या हुआ था? क्रिप्टो माइनर्स ने एनवीडिया जीपीयूज खरीदने शुरू कर दिए, जिससे गेमर्स के लिए कार्ड्स कम पड़ गए और कीमतें बढ़ गईं। एनवीडिया ने निवेशकों को पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये मांग गेमिंग ग्रोथ की वजह से है, क्रिप्टो की वजह से नहीं। इस पर 2022 में SEC ने उन्हें $5.5 मिलियन का फाइन भी लगाया। और वो जीफोर्स पार्टनर प्रोग्राम GPP का क्या मामला था? वो 2018 में आया था। उसमें एनवीडिया ने पार्टनर से कहा कि वो अपने गेमिंग ब्रांड्स को सिर्फ एनवीडिया जीफोर्स के साथ ही जोड़ें। मतलब वो उसी ब्रांड नाम से AMD के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे? हाँ, बिल्कुल। इसे बहुत लोगों ने एंटी कॉम्पिटिटिव माना, काफी विरोध हुआ और फिर एनवीडिया ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। फिर वो RTX 4090 कार्ड्स के पिघलने वाली बात भी थी। हाँ, वो भी एक बड़ा स्कैंडल था। $1,600 का महंगा कार्ड था और उसके पावर कनेक्टर्स गर्म होकर पिघल रहे थे। आग लगने का भी खतरा था। इस पर केस भी हुआ था? हाँ, क्लास एक्शन मुकदमा दायर हुआ था। और हाल ही में RTX 5060 रिव्यूज को लेकर भी कुछ आरोप लगे। हाँ, 2025 में आरोप ये थे कि एनवीडिया ने कुछ चुनिंदा मीडिया आउटलेट्स को जल्दी कार्ड्स दिए इस वादे पर कि वो पॉजिटिव प्रीव्यू लिखेंगे, जबकि जो स्थापित समीक्षक थे उन्हें टेस्टिंग के लिए जरूरी ड्राइवर्स देने में देरी की गई। ये सब विवाद भी कहानी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ इस सफलता ने कर्मचारियों के लिए जबरदस्त पैसा बनाया है ना? अभूतपूर्व। कंपनी के इंटरनल सर्वे बताते हैं कि एनवीडिया के करीब 30,000 कर्मचारियों में से लगभग 88% अब करोड़पति हैं। 78%? हाँ, और उनमें से करीब 50% की नेटवर्थ 25 मिलियन से भी ज्यादा है। ये कैसे हुआ? ये कमाल है उनके एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्रोग्राम का। कर्मचारियों को 15% डिस्काउंट पर कंपनी के शेयर खरीदने का मौका मिलता है।
और 2015 से स्टॉक कितना बढ़ा है? 3700% से ज्यादा। बाप रे। हुआंग ने एक पॉडकास्ट में कहा भी था, मैंने अपनी मैनेजमेंट टीम में दुनिया के किसी भी सीईओ से ज्यादा अरबपति बनाए हैं। और यही वजह है कि कंपनी से लोग जल्दी नौकरी नहीं छोड़ते। टर्नओवर रेट सिर्फ 2.7% है। इसे गोल्डन हैंडकफ्स भी कहते हैं। और कंपनी की वैल्यूएशन 9 जुलाई 2025 को एक नया रिकॉर्ड बना। हाँ, एनवीडिया इतिहास की पहली कंपनी बनी जिसने $4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा छुआ। $4 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के सिर्फ 2 साल बाद ही। हाँ, सिर्फ 2 साल में 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन। ये उस कंपनी के लिए सोचिए जो कभी बंद होने वाली थी। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब एनवीडिया अकेले यूनाइटेड किंगडम की सारी लिस्टेड कंपनियों की कुल कीमत से ज्यादा वैल्यूएबल है। और दुनिया के 185 देशों की कुल जीडीपी मिला दें तो उससे भी ज्यादा इसकी मार्केट कैप है। ये दबदबा बना कैसे? क्या कारण है इसके पीछे, जिसे बिजनेस की भाषा में कंपेटिटिव मोट कहते हैं? हाँ, इसके कई मजबूत कारण हैं। पहला जाहिर है हार्डवेयर में लीडरशिप। एआई चिप्स के मार्केट का 85 से 95% हिस्सा उनके पास है। दूसरा और शायद सबसे मजबूत कूडा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। एआई डेवलपर्स इसी पर काम करते हैं। इसे छोड़कर किसी और पर जाना बहुत महंगा और मुश्किल है। ये एक तरह का लॉक इन है। तीसरा ग्राहक लॉक इन। बड़ी टेक कंपनियों ने एनवीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर लगा दिए हैं। वो आसानी से स्विच नहीं कर सकते। और चौथा लगातार इनोवेशन। एनवीडिया हर 2-3 साल में नई ज्यादा तेज चिप्स लाती रहती है, जिससे वो हमेशा आगे रहते हैं। और हाल में एक नई चीज भी देखने को मिल रही है, सर्कुलर इकोनॉमी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनवीडिया अब अपने सबसे बड़े ग्राहकों में ही सीधे इन्वेस्ट कर रही है और साथ ही उन्हें चिप्स भी बेच रही है। जैसे ओपन एआई के साथ उनकी डील। एनवीडिया ने ओपन एआई में निवेश का वादा किया और ओपन एआई ने एनवीडिया जीपीयूज खरीदने का। या फिर क्लाउड प्रोवाइडर है कोरवीव। हाँ। एनवीडिया की उसमें 7% हिस्सेदारी है और एनवीडिया ने कोरवीव से $6.3 बिलियन की क्लाउड सर्विस खरीदने का वादा भी किया है। ये तो एक तरह का इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल। और ये जाल माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ओरेकल, टेस्ला, अमेज़न जैसी कई बड़ी कंपनियों तक फैला हुआ है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ओपन एआई ने प्रतिस्पर्धी AMD से भी जीपीयू खरीदने का सौदा किया है। अब जरा संस्थापकों की बात करें। कर्टिस प्रीम का क्या हुआ? कर्टिस प्रीम, जो को-फाउंडर और पूर्व CTO थे, उन्होंने 2003 में ही एनवीडिया छोड़ दी थी और 2006 तक अपने सारे शेयर बेच दिए। अगर रखे होते तो आज उनकी कीमत $70 बिलियन से ज्यादा होती। पर अब उनकी संपत्ति करीब $30 मिलियन है और वो अपना समय परोपकार के कामों में लगाते हैं। और दूसरे को-फाउंडर क्रिस मेलाचोव्स्की? उन्होंने अलग रास्ता चुना। वो एनवीडिया में ही सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बने रहे और कंपनी की सफलता का हिस्सा बने। और जेनसन हुआंग, वो तो 30 साल से ज्यादा समय से CEO हैं। उनकी नेटवर्थ अब $157 बिलियन से ज्यादा है। डेनीज में बर्तन धोने से लेकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी चलाने तक का सफर अविश्वसनीय है। और वो आज भी अपने सिग्नेचर लेदर जैकेट पहनते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि कंपनी मीटिंग्स में आज भी मजाक में वो 30 डेज दूर वाली लाइन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये दबदबा हमेशा बना रहेगा? चुनौतियां तो होंगी। बिल्कुल है। मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। AMD अपने MI300X चिप से मार्केट शेयर ले रहा है। इंटेल सस्ता गॉडी 3 एक्सेलरेटर ला रहा है। और बड़ी टेक कंपनियां भी तो अपनी चिप्स बना रही हैं। हाँ, गूगल की TPU, Amazon की ट्रेनियम और इन्फेरेंशिया, एप्पल की अपनी चिप्स और सेरिब्रास, डीमेट्रिक्स जैसे कई स्टार्टअप्स भी मैदान में हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी एक फैक्टर है। हाँ, अमेरिका चीन के बीच तनाव और चीन को एडवांस्ड AI चिप्स के एक्सपोर्ट पर लगे बैन, ये सब भी रिस्क है एनवीडिया के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती शायद टेक्नोलॉजी में लीड बनाए रखना है। बिल्कुल। इनोवेशन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। एनवीडिया को R&D में अरबों डॉलर का निवेश जारी रखना होगा और उन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए बाजारों में भी विस्तार करना होगा। तो इस पूरी कहानी से $600 से $4 ट्रिलियन तक के इस सफर से क्या सीख मिलती है? बहुत कुछ। पहली बात तो है दृढ़ता, यानी टिके रहना। हुआंग का बचपन का संघर्ष, कंपनी का दिवालिया होने से बचना, ये सब दिखाता है कि हार ना मानना कितना जरूरी है। दूसरी सीख? दूसरी, रणनीतिक दांव लगाने की हिम्मत। रीवा 128 पर सब कुछ लगा देना या कूड़ा जैसा लॉन्ग टर्म विजन रखना जब कोई और नहीं सोच रहा था। तीसरा, इकोसिस्टम की ताकत। हाँ, कूड़ा ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया,
जिसने उन्हें एक मजबूत बढ़त दी। और चौथी सीख? बाजार के बदलावों का समझना और उनके हिसाब से ढलना। गेमिंग से एआई की तरफ मुड़ना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि शुरुआती असफलताएं जैसे NV1 या सेगा डील का फेल होना अंत नहीं होती। ह्वांग ने एक बार कहा था, अगर हमें पता होता कि कितना दर्द, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी शुरू करेगा। ये दिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया, हमारी सभ्यता को बदल रहा है, इनविडिया इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में खड़ी है। ये उन 3 इंजीनियरों की हिम्मत और दूरदर्शिता का नतीजा है, जो तब भी डटे रहे जब वो बंद होने से सिर्फ 30 दिन दूर थे। केंटकी ने टॉयलेट साफ करने वाले उस लड़के से लेकर मानवता के तकनीकी भविष्य को आकार देने वाली कंपनी का नेतृत्व करने तक, ये कहानी याद दिलाती है कि सर्वाइवल और विजन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। असंभव भी संभव हो सकता है। ये सोचने पे मजबूर करता है, एआई जितनी तेजी से बदलाव ला रहा है, क्या ऐसा ही बड़ा और तेज परिवर्तन हमें और भी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है? कहाँ? या ये कि इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद कोई कंपनी अपनी वो शुरुआती लड़ने वाली 30 दिन दूर वाली भावना को कैसे जिंदा रख सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको एनवीडिया की कहानी की ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो इस चर्चा को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और आगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।